हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं वीरों और वीरांगनाओं की भूमि चित्तौड़गढ़ के जौहर के बारे में। यह भूमि हमेशा ही वीरों की भूमि रही है, जहां राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह जैसे अनेक योद्धा व अपने देश के लिए मर मिटने की भावना रखने वाले कई सामंत जैसे कि चुंडावत की कई पीढ़ियाँ और वीर सैनिक हुए हैं। तो वहीं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ की वीरांगनाओं के बारे में। चित्तौड़गढ़ में कुल 3 जौहर हुए थे, जिसमें से पहला जौहर सन 1303 में रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूती वीरांगनाओं और रमणियों के साथ मिलकर जौहर किया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा और पहला जौहर था। बाहरी आक्रांताओं से बचने के लिए यह जौहर हुआ था। राणा रतन सिंह के शासनकाल में जब दिल्ली पर एक बड़ी सल्तनत खिलजी वंश राज कर रहा था, लेकिन राजपूतों के अपने ही दुश्मनों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की नज़र राजस्थान के खुशहाल राज्य मेवाड़ पर पड़ी थी। उसने रानी पद्मिनी को पाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा। उसने चित्तौड़गढ़ का युद्ध और किला तो जीत लिया, लेकिन उसके हाथ लगी 16,000 राजपूती वीरांगनाओं की बददुआ, और इस वजह से रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों और कुंवरियों के साथ मिलकर पहला जौहर किया था। कहते हैं कि इस जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी कभी खुश नहीं रहा और उसके शासन का भी अंत होने लगा था। दूसरा जौहर चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर सन 1535 में हुआ था, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और यह जौहर रानी कर्णावती के साथ 13,000 राजपूती रमणियों और वीरांगनाओं ने किया था। रानी कर्णावती राणा संग्राम सिंह की रानी थी, जिन्हें इतिहास में राणा सांगा के रूप में भी जाना जाता है, और उदय सिंह एवं विक्रमादित्य जैसे महान योद्धा की माँ थी। राणा सांगा इतने साहसिक और बहादुर थे कि उनके राज्य में मेवाड़ का साम्राज्य अफगानिस्तान और काबुल तक फैला था। युद्ध में लड़ते वक्त उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पांव बुरी तरह जख्मी हुए थे, लेकिन फिर भी उनमें उत्साह की कमी नहीं थी। राणा सांगा के रहते बहादुर शाह जफर कभी चित्तौड़ को जीत न सका, लेकिन राणा सांगा को तो उनके अपने ही भाई बनवीर ने ही मार डाला, और यह खबर सुनते ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन दिल्ली से हुमायूं पहुंचे तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, और रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूती रमणियों और वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया था। और यह था चित्तौड़ का दूसरा जौहर, और राजपूत चित्तौड़ भी हार गए थे। तीसरा और अंतिम जौहर चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया, तब वह पहले तो किला न जीत सका और 4 महीने तक किले के नीचे ही डेरा जमाए बैठा रहा था। लेकिन तब चित्तौड़गढ़ के किले में खाने और पीने की फूट पड़ने लगी थी और युद्ध लगभग निश्चित हो गया। उस समय महाराणा उदय सिंह ने जयमल जी को अपना मुख्य सेनापति घोषित किया था, लेकिन सभी सामंतों ने मिलकर उदय सिंह और महाराणा प्रताप को इस युद्ध में भाग न लेने दिया और उन्हें परिवार के साथ कुंभलगढ़ भेज दिया। तब जौहर और साका का निर्णय निश्चित हुआ था। इस युद्ध में पत्ता जी, चुंडावत जी, जयमल जी, कल्ला जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, और सभी रानियों ने मिलकर 1567 में जौहर किया था, और यह अंतिम जौहर था। इसके बाद वहां कोई भी जौहर नहीं हुआ है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के जौहर कुंड में आज भी चीखें सुनाई देती है। यह तीनों जौहर अलग अलग कुंड में हुए थे, लेकिन 2 कुंडों के बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ एक ही कुंड, जो कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के पास किले के गौमुख के पास बनाया गया था, सिर्फ उसी कुंड के बारे में जानकारी है। बाकी के 2 कुंडों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो यह था चित्तौड़गढ़ की वीरांगनाओं के जौहर का इतिहास। ऐसी वीरांगनाओं को हमारी ओर से सत सत नमन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाना भी न भूलें।